हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है कार्डियोमायोपैथी। देखिए, जो कार्डियोमायोपैथी है इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है क्योंकि ये तीन टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं और ये तीनों एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथी होता क्या है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखें, अगर हम इसके नाम की तरफ जाएं तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? कार्डियो मतलब कि हार्ट है। उसके अलावा मायो का मतलब क्या होता है? हमारे मसल्स होते हैं। और पैथीज का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी। तो अगर हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं अगर इनके अंदर कोई पैथोलॉजी आ जाए तो पैथोलॉजी ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड कार्डियोमायोपैथीज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक होता है आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और एक होता है आपके पास दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर देखते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो हमारे पास एक पिक्चर है और इसमें उसने ना आपको तीन हार्ट दिखाए हुए हैं। देखें, इसमें ये क्या है? ये आपका नॉर्मल हार्ट है। फिर उसने जो सेकंड पिक्चर पे आपको दिखाया हुआ है ना, इट इज योर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। देखिए, जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारा जो वेंट्रिकल होगा ना वो क्या होगा? वो डायलेट कर जाएगा। तो अगर आपके वेंट्रिकल्स के जो उसके अंदर ल्यूमेन है, उसके अंदर जो कैविटी है, खाली जगह है, अगर वो डायलेट कर जाती है तो दैट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसको हम क्या कहते हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जो 30 नंबर पे आती है उसमें क्या होता है कि आपका जो ल्यूमेन होता है वो तंग हो जाता है, बट हाँ, आपके जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इफ देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मसल्स बट जो ल्यूमिन है वो नैरो हो जाता है। तो अगर आपका जो ल्यूमिन है वो नैरो हो जाता है लेकिन जो आपके हार्ट के मसल्स हैं अगर उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपने याद रखना है दैट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारा जो हार्ट होगा उसका जो उसकी कैविटी है वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? डायलेशन ऑफ ऑल फोर चैम्बर्स। इसमें क्या होता है? देयर इज डायलाटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायलाटेशन ऑफ ऑल चैम्बर्स। आपके हार्ट के सारे जो चार के चार चैम्बर्स हैं अगर वो डायलेट हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर आपने याद रखना है कि ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इट इज मोस्ट कॉमन कार्डियो मतलब ये मोस्ट कॉमन होती है। सबसे ज्यादा जो 90% केसेस होते हैं, 90% जो आपको केसेस मिलेंगे वो कौन से बनेंगे? दैट इज कॉल्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर अगर हम इसकी कॉज की बात करें, देखिए जो आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, अगर हम इसकी वजह की बात करें तो हमें इसकी वजह का नहीं पता। इट इज मोस्टली इडियोपैथिक। ये क्या होती है? ये ज्यादातर तो इडियोपैथिक होती है, हमें इसकी वजह का नहीं पता। बट हाँ, हमें ये पता है कि ये फेमिलियल हो सकती है। ठीक है, ये आपकी जेनेटिक होती है। तो इसके अंदर जीन की म्यूटेशन आती है। और कौन सी म्यूटेशन आती है आपने याद रखना है। इसमें जो म्यूटेशन होती है दैट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन। ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है और किस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है? दैट इज योर डिस्ट्रोफिन जीन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। तो इस ये एक इडियोपैथिक डिजीज है। इसके अंदर आपका जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है उसकी क्या होती है? म्यूटेशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अच्छा इसकी मजीद कौन कौन सी वजह हो सकती है, तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपको क्या करवाती हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कराती हैं। अब उसमें कौन कौन सी आती है? देखें, आपने याद रखना है कि हमारी जो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं? जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करती हैं। उसमें एक ड्रग है जो बड़ी मशहूर है और इसका एमसीक्यूज भी आता है, दैट इज कॉल्ड डोक्सोरिबोसिन। जो डोक्सोरिबोसिन है ये क्या करती है? ये आपके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करती है। तो डोक्सोरिबोसिन की जब भी टॉक्सिसिटी होगी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके अलावा हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि हमारे पास एक डिजीज होती है, इसको हम कहते हैं शिगास डिजीज। जो शिगास डिजीज है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से होती है। तो इसके अंदर भी आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। उसके अलावा जो हमारे पेशेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कोकेन अब्यूज करते हैं। तो कोकेन अब्यूज के अंदर भी क्या हो सकती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके अलावा आपने याद रखना है हमारा एक वायरस होता है उसको हम कहते हैं कॉक्सैकी वायरस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सैकी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सैकी वायरस बी। जो आपका कॉक्सैकी वायरस बी होता है अगर उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हो तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें और क्या होता है, तो इसमें सार्कोडोसिस, जो सार्कोडोसिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसकी वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 बहुत ज्यादा हो जाए और अचानक ज्यादा हो जाए, इसको हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। उसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी या अराउंड मतलब डिलीवरी आपके क्या हो सकती है? पेरीपार्टम। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पेरीपार्टम। तो आपको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ वजह है जो आपने याद रखनी है। देखें, हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसमें क्या होगा? सबसे जो इसकी एमसीक्यूज आता है वो तो डॉक्सोरिबोसिन का आता है या शिगास डिजीज का आता है।
डोक्सोरोबिसिन एक ऐसी ड्रग है जो आपकी क्या करवाती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। फिर जो कोकेन अब्यूज है, उसके अलावा कॉक्सैकी वायरस है, सार्कोइडोसिस है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ये सारी चीजें आपको क्या करवाती हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसके अंदर हमें फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर। तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसके अंदर हमारा जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा, हार्ट फेलियर। उसको क्या होगा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्यों होगा, देखें इसमें हमारा जो पेशेंट होगा उसका जो हार्ट होगा ना, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेगा, तो इसको हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर होगा। अब हार्ट फेलियर के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए हार्ट फेलियर के अंदर आपने याद रखना है, आपको मिलेगी एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। अब ये एक्सेंट्रिक और आपकी एक और होती है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, इनमें क्या फर्क होता है ये अभी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगी, एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। उसके अलावा इसके अंदर जो पेशेंट होगा वो अपने सिस्टोल को नहीं सही तरीके से कर पाएगा, तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन। उसके अलावा इसके अंदर हमें S3 अब नॉर्मल साउंड मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद आपने इसमें कहना है कि अच्छा ये सारी चीजें तो हमें इसके अंदर मिलेंगी, बट हाँ अगर हम इस बंदे का एक्सरे करें, तो जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी, तो इसमें चूंकि आपके जो हार्ट के सारे चैम्बर है वो क्या हो चुके हैं, डायलेट हो चुके हैं, तो आपको क्या मिलेगी, बैलून अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। आपके हार्ट की क्या मिलेगी, जिस तरह एक बैलून होता है उस तरह का वो मिलेगा। तो इट इज योर फाइंडिंग इन द चेस्ट एक्सरे। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। तो जब हम इको करेंगे तो इको में आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो डायलाटेशन मिलेगी, मतलब कि आपके सारे के सारे जो चैम्बर्स होंगे वो क्या होंगे, डायलेट होंगे, तो डायलेटेशन होगी। प्लस इसमें आपने याद रखना है बाई वेंट्रिकुलर फेलियर, आपके दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स होंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बाई वेंट्रिकुलर फेलियर, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, हार्ट फेलियर होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, चेस्ट एक्सरे जब करेंगे तो बैलून अपीयरेंस होगी, और जब हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो डायलेटेशन ऑफ ऑल चैम्बर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यही आपकी बुक में चीजें लिखी हुई हैं और इसी को ही आपने इसी तरह याद करना है। अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा जो हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपने कहना है इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं। अच्छा सोडियम रिस्ट्रिक्शन क्यों कर रहे हैं, देखें इसमें चूंकि आपका सोडियम होता है ना, वो आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड को होल्ड करता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके अंदर सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, इसकी डाइट के अंदर सोडियम को कम करेंगे। फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे, यू कैन गो फॉर एस इनिबिटर्स, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर एस इनिबिटर्स देंगे। उसके अलावा आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे। फिर आपने इसमें क्या देना है, डायूरेटिक्स देने हैं, ठीक है। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपने ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी कोई एरिथमिया वगैरह है या आपके अंदर हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए यू कैन गो फॉर डाइजोक्सिन। जो डाइजोक्सिन है ये आपके हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है, तो डाइजोक्सिन आप दे सकते हैं ताकि जो हार्ट है उसकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर एक मतलब आईसीडी डिवाइस लगा सकते हैं, या फिर आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से आप इसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है। अच्छा अब ना इसके अंदर जो आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसमें आपने ये मेन मेन चीजें तो याद रखनी है, लेकिन मैंने आपको इसमें एक वर्ड पढ़ाया है जो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। जो इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है ये क्या होती है, और एक होती है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, वो क्या होती है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखें साइड पे कि व्हाट इज हाइपरट्रॉफी। देखिए आप सबको पता है कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है, कि अगर हमारे किसी मसल के साइज का या जो हमारे सेल का साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब जो हाइपरट्रॉफी होती है ना वो दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, एक क्या होती है आपकी कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। वन इज योर कंसेंट्रिक और वन इज योर इक्सेंट्रिक। अब आपने करना कैसे है, देखिए आपने याद रखना है, जो इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें फर्ज करें कि मैं एक साइड आपके हार्ट की बना लेता हूँ, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, और फर्ज करें कि ये आपका इस तरफ भी मैंने एक हार्ट का एक मतलब स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम इसको समझते हैं, देखें आपने याद रखना है कि अगर आपकी हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो, अगर आपके हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो और आपकी जो हार्ट की वॉल है उस पर कोई फर्क ना आए, बल्कि जो आपके हार्ट की कैविटी है, ठीक है, अगर आपके हार्ट की जो कैविटी है वो खुली हो जाए, तो इसमें क्या होता है, देखें अगर आपके हार्ट की जो कैविटी है वो डायलेट हो जाए, लेकिन आपके हार्ट की जो वॉल्स हैं, ठीक है, आपके हार्ट की वॉल्स वैसी की वैसे रहें, तो इट इज कॉल्ड इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। लेकिन एक और हाइपरट्रॉफी होती है उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। देखें
कंसेंट्रिक में आपने क्या याद रखना है, कंसेंट्रिक में आपने एक बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो हार्ट की वॉल होगी ना वो थिक हो जाएगी, ठीक है। जो हार्ट की वॉल होगी वो थिक होती 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 काफी ज्यादा थिक हो जाएगी। तो अगर आपके जो हार्ट की वॉल है वो क्या हो जाती है, वो इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कि आपके हार्ट का जो ल्यूमन है उसकी साइज को कम कर देती है, जो ल्यूमन की कैविटी है उसको डिक्रीज कर देती है। तो इट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। देखिए जो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है उसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी कैविटी कम हो जाती है, कैविटी डिक्रीज हो जाती है। बट जो इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी है इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें हमारा जो हार्ट होगा उसकी वॉल्स वैसी की वैसे रहेंगी, बट हाँ उसकी जो कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी हाइपरट्रॉफी जिसके अंदर कैविटी डायलेट हो जाए उसको हम इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ऐसी हाइपरट्रॉफी जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपकी हार्ट की वॉल्स मोटी हो जाए लेकिन कैविटी वैसी की वैसे, और कैविटी छोटी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, आपने एक ये पॉइंट इसमें याद रखना है। उसके बाद आपकी बुक ने जो इसमें पॉइंट्स छोटे छोटे लिखे हुए हैं ना उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपकी होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर आपको सिस्टोलिक डिसफंक्शन आता है कि आपका जो हार्ट होता है ना वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, इक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है कंपेयर टू एथलीट्स हार्ट वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इन लार्ज फैसिलिटेट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। कि मतलब इसको हम एथलीट हार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं जिसमें हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दोनों इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा इसको आप छोड़ें, हमारे पास ना एक और हाइपरट्रॉफी होती है जो आपकी बुक ने लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। इट इज कॉल्ड स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। जो आपकी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है इसमें आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है ये जरा देखें। देखिए जो आपकी स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है ना इसको हम तोकत सोबू इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड तोकत सोबू कार्डियोमायोपैथी। जो तोकत सोबू है ना इसको लिख लिया, अगर लिखना है तो तोकत सोबू, ये एक जापानीज वर्ड है और ये एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑक्टोपस ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्टोपस ट्रैप होता है। तो जो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है इसको हम तोकुत्सोबू कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं या इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि जब आपके ऊपर स्ट्रेस आता है तो आपके हार्ट की क्या हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें होगा कि मैं आपको समझाता हूं। देखें उसने लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होगा कि देयर विल बी वेंट्रिकल, ठीक है, देयर विल बी वेंट्रिकल एपिकल बैलूनिंग, कि आपका जो वेंट्रिकल का आपके जो वेंट्रिकल का एपेक्स होगा ना वो क्या होगा, वो आउट बल्ज होगा, उसकी बैलूनिंग होगी। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल एपिकल बैलूनिंग। ये क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीज सिंपथेटिक। ये क्यों होती है आपको, ड्यू टू इंक्रीज सिंपथेटिक, ड्यू टू इंक्रीज सिंपथेटिक स्टिमुलेशन। इसमें आपका चूंकि देखिए जब आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा तो आपके हार्ट का जो एपेक्स होगा ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था ना, फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है और आपके हार्ट की ये जो चोंच निकली हुई है इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स। तो इसमें जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो एपेक्स होता है ना ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ डायलेट करता है। ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ डायलेट करता है। इसको हम कहते हैं एपिकल बैलूनिंग। तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, एपिकल बैलूनिंग मिलती है एंड इट जस्ट लुक लाइक ऑक्टोपस ट्रैप। ये आपको बिल्कुल ऑक्टोपस ट्रैप की तरह नजर आता है। इस वजह से हम इसको तोकुत्सोबू कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। ये एक जापानीज वर्ड है, ठीक है, ये आपने इसके अंदर देखना है। उसके बाद बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। देखिए जो आपकी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है ना इसमें आपने क्या याद रखना है इसको जरा हम देखते हैं। देखिए हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, मैसिव हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैसिव, मैसिव हाइपरट्रॉफी, ठीक है, मैसिव हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डिक मसल्स। जो आपके मतलब कार्डिक मसल्स या खास करके जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी, उसकी जो दीवारें होंगी वो मोटी मोटी हो जाएंगी, तो मैसिव हाइपरट्रॉफी हो सकती है। फिर आपने याद रखना है कि इसकी वजह क्या होगी, शाबाश। तो व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ दीज हाइपरट्रॉफीज। तो आपने कहना है इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है वो क्या होती है, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें ज्यादातर ये आपकी फेमिलियल होती है, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। और कौन सी म्यूटेशन हो सकती है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है, किसके अंदर, उन जीन्स के अंदर जो आपकी सार्कोमेरिक प्रोटीन्स को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो आपकी बुक ने भी इस तरह लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर क्या हो सकती है, देयर कैन बी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। और किसके अंदर होती है, मोस्ट कॉमनली इन प्रोटीन्स, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स जो किसको करती हैं, जो आपके सार्कोमेयर की प्रोटीन्स हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो आपके सार्कोमेयर की प्रोटीन्स हैं, लाइक जैसे कि मिसाल के तौर पे मायोसिन, जो मायोसिन है उसकी अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, या मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो मायोसिन
बाइंडिंग प्रोटीन, तो मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन उसके अंदर म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है, या मायोसिन की जो हैवी चेन है उसके अंदर म्यूटेशन आ सकती है। अब हमारे जो काम की बात है ना वो है इसके क्लिनिकल फीचर, कि अगर एक बंदा है उसको हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी होती है तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर। देखें, अब मुझे आप एक बात बताएं, फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमारे हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी है वो अंदर की तरफ हो और उसका जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाए, वो इस तरह नैरो हो जाए, तो अगर आपके हार्ट की जो हाइपरट्रॉफी है वो इस तरह हो कि उसका जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाए, वो उसका नैरो हो जाए, ल्यूमेन का साइज डिक्रीज हो जाए, तो इस तरह की हाइपरट्रॉफी को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी इज कॉल्ड, शाबाश, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, इसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। अब अगर आप इस बात पे गौर करें, देखें, इसका चूंकि ल्यूमेन छोटा हो गया है तो इस हार्ट की क्या होगी, शाबाश, इस हार्ट की जो फीलिंग होगी वो कम होगी, ये हार्ट प्रॉपर तरीके से फिल नहीं कर पाएगा। जब ये प्रॉपर तरीके से फिल नहीं कर पाएगा तो इस हार्ट की कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपने लिखना है वो ये लिखना है कि इस बंदे की जो कार्डिक आउटपुट होगी वो क्या होगी, कम होगी, तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। क्यों डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर फिलिंग ही नहीं हो रही, तो ड्यू टू डिक्रीज फिलिंग, ठीक है, इस बंदे की क्योंकि प्रॉपर तरीके से फिलिंग नहीं हो रही तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें हमें क्या मिलता है, वेंट्रिकुलर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, वही मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको क्या मिलती है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। और कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कौन सी होती है, जिसमें हमारी जो हार्ट है उसका ल्यूमेन छोटा हो जाए, ठीक है, और इसमें जो आपकी सार्कोमेयर्स होते हैं वो पैरेलल के अंदर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद इसमें और क्या होगा, देखें, जब ये बंदा एक्सरसाइज करेगा, जब ये क्या करेगा, जब ये बंदा एक्सरसाइज करेगा तो इसके ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा, जाहिर बात है कि कार्डिक आउटपुट कम है तो ब्रेन की तरफ ब्लड भी कम जाएगा। जब ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा तो होगा ये कि ये बंदा ना कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगी, इसको सिंकोप होगा। तो अगर इसको सिंकोप होता है तो इसको हम कहते हैं सिंकोप विद एक्सरसाइज। तो इसको क्या हो सकता है, एक्सरसाइज के साथ सिंकोप हो सकता है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इस बंदे के अंदर क्या हो सकती है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। सडन कार्डिक डेथ क्या होती है, सिम्टम्स के बाद अगर आपको 1 घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर आपके पेशेंट की डेथ हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड सडन कार्डिक डेथ, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर सिम्टम्स आने के बाद आपके पेशेंट की डेथ होती है तो डेट इज कॉल्ड सडन कार्डिक डेथ, डेट इज कॉल्ड सडन कार्डिक डेथ। अब यहाँ पे ना एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वो आपसे ये पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डिक डेथ। देखिए, अगर हम बात करें कि आफ्टर एमआई, हमने कल भी पढ़ा था कि एमआई के बाद अगर हम सडन कार्डिक डेथ की बात करें, सडन कार्डिक डेथ, तो उसका आंसर क्या था, डेट वाज अरिथमिया, वो क्या था, अरिथमिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डिक डेथ इन यंग एथलीट्स, जो आपके यंग एथलीट्स होते हैं, यंग एथलीट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डिक डेथ होती है वो क्या होती है, तो डेट इज योर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। वो क्या होगी, डेट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसको हम एचसीएम भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपकी पूछी जा सकती है कि व्हाट विल बी योर फाइंडिंग्स, कि जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसमें आपको फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं। तो इसकी फाइंडिंग्स बड़ी आसान है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा अबनॉर्मल साउंड मिलती है, दैट इज कॉल्ड S4 साउंड। उसके अलावा इसमें आपको क्या मिलता है, सिस्टोलिक मरमर मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक तो आपको S4 साउंड मिलेगी, उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, मे सी मिट्रल रिगर्जिटेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड मिट्रल वैल्व क्लोजर। तो इसके अंदर हमें मे मतलब इसमें मिल भी सकता है और वैसे नहीं भी मिल सकता, तो इट मे वी विल मे सी मिट्रल रिगर्जिटेशन, हमें मिट्रल रिगर्जिटेशन भी मिल सकती है। तो आपने याद रखना है जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के मसल जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। लेकिन जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हमें सिस्टोलिक मरमर मिलता है और अबनॉर्मल एस साउंड मिलती है जो पैथोलॉजिकल साउंड है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर हम इस बंदे की बायोप्सी करेंगे, तो अगर हम इस बंदे की बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मायोफाइबर हाइपरट्रॉफी। हमें क्या मिलेगा, मायोफाइबर, कि आपके जो मायोफाइबर्स होंगे उनकी एक तो आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी, तो मायोफाइबर हाइपरट्रॉफी प्लस इसमें आपको डिसअरे और फिब्रोसिस मिलेगी। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, कि इस बंदे का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि इसमें हम क्या करते हैं, फौरी तौर पे इसकी जो एथलेटिक्स एक्टिविटी है, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्टिविटी आपको मतलब ये जो कार्डियोमायोपैथी है ना ये आपको ज़्यादातर एथलीट्स के अंदर मिलती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिसेशन ऑफ हाई सेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी एथलीट्स, जो हाई इंटेंसिटी के मतलब एथलेटिक्स हैं
हम उसमें उसको फौरी तौर पे रोक देंगे। हम कहेंगे कि आपने ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करनी। उसके बाद आपने याद रखना है, हम आगे जाके फार्माकोलॉजी के अंदर इसको पढ़ेंगे भी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे, ठीक है? तो बीटा ब्लॉकर्स भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। इसमें आपकी वर्ैपामिल आती है, डिल्टियाज़िम आती है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये इसके अंदर आपने लाज़मी तौर पे देखना है। उसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है ना, इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह जैसे हमने ऊपर डायलेटेड की पढ़ी है, तो इसके भी 2 वजह होती है देखिए। अगर एक बंदा है, उसको बहुत लंबे अरसे से क्या है? हाइपरटेंशन है। इसको हम कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन आपकी हाइपरट्रॉफी करा सकती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। उसके अलावा हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेडरिच, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फ्रेडरिच एटेक्सिया। जो फ्रेडरिच एटेक्सिया होता है, उसके अंदर भी आपको हाइपरट्रॉफी मिल सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, देखिए, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, ये था आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। लेकिन एक और चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज़ कॉल्ड होकम। आप याद करें, जब मैंने आपको मरमर्स पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि जितने भी मरमर्स होते हैं ना, वो सारे एक पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थी। उसमें एक एक्सेप्शन हमारी क्या थी? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफिक, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड और आता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव। तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो आपकी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है ना, ये क्या चीज़ होती है, इसको ज़रा हम समझते हैं। देखें, आपने याद रखना है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारा ये हार्ट है, ठीक है? मैं आपके सामने ना एक रफ़ सा हार्ट बनाऊँगा, ताकि हम इसको समझ सकें, ठीक है? तो फ़र्ज़ करें कि आपका ये हार्ट है, और इसके हम ना 2 मतलब चैम्बर्स बना लेते हैं कि एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है? अच्छा, अब उसमें आपको पता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इससे क्या निकलती है? इससे हमारी एओर्टा निकल रही होती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगी? एओर्टा होगी। अब होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, जिनके अंदर क्या होता है, जो आपके वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम है, उसकी क्या हो जाती है? उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। देखिए, आपके सामने ये जो मैंने ब्लू कलर का निशान लगाया, ये क्या हुई है? हाइपरट्रॉफी। तो अगर एक बंदा है, उसके अंदर इस तरह हाइपरट्रॉफी होती है, जिसको हम एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो अगर एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, तो इसमें क्या हुआ? देखें, हाइपरट्रॉफी तो हुई है, तो इसलिए हम इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। उसके अलावा इस एसिमेट्रिक हाइपरट्रॉफी की वजह से जो पेशेंट है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो आपने इसमें बस 2 बातें याद रखनी है। देखें, जो होकम होता है ना, होकम, होकम में हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? क्या होगी? देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, प्लस इसमें और क्या होगा? देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन एंड आल्सो देयर विल बी सेप्टल हाइपरट्रॉफी। और सेप्टल हाइपरट्रॉफी कौन-सी होगी? एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी, कि आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वो आपका हाइपरट्रॉफिड होगा और आपके एओर्टा की ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। उसके अलावा आपने इसके अंदर और ये याद रखना है कि इसमें कभी-कभार, बहुत रेयर लेकिन कभी-कभार ये भी मिलता है, दैट इज़ इंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वैल्व। इसमें क्या होता है? इंटीरियर इंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वैल्व, जो आपका मिट्रल वैल्व होता है, उसका आपको इंटीरियर मोशन मिलता है। लेकिन आपने इसमें याद क्या करना है? देखें, जो होकम होता है, इट इज़ अ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसकी एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, जो आपके एओर्टा को ब्लॉक करेगी। इसको हम कहते हैं होकम, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड होकम, ठीक है? ये आपने इसके अंदर याद रखना है। ये हमने पढ़ा भी था कि जो होकम होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? अच्छा, हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा, ये भी हमें समझ आ गया है। जो हमारी अगली कार्डियोमायोपैथी है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, या फिर हम इसको इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। देखिए, जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनिशन क्या है। देखिए, इसमें ये क्या होता है? देयर इज़ डिक्रीज़, ठीक है? देयर इज़ डिक्रीज़ कंप्लायंस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंप्लायंस होती है ना वेंट्रिकल्स की, वो कम हो जाती है। अब कंप्लायंस क्या होता है? देखिए, मैंने आपको एक सादा से लफ्ज़ों में बताया था कि कंप्लायंस क्या होता है? दैट इज़ अ, दैट इज़ योर एबिलिटी टू स्ट्रेच, कि किसी भी चीज़ को हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्लायंस। तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, उसके अंदर फिब्रोसिस हो जाती है, उसके अंदर चीज़ें डिपॉज़िट हो जाती हैं, तो उसको, उसकी जो रिलैक्सिंग टाइम है, उसको रिलैक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डिक्रीज़ कंप्लायंस ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है? हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उनकी एक तो कंप्लायंस कम हो जाती है, ठीक है? दैट रिस्ट्रिक्ट, जिससे क्या होता है? दैट रिस्ट्रिक्ट, जो रिस्ट्रिक्ट करती है किसको? फीलिंग, मतलब जिससे क्या होगा? हमारा हार्ट सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो हमारे हार्ट की प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी। तो दैट रिस्ट्रिक्ट फीलिंग ड्यूरिंग, ठीक है? ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग डायस्टोल
आपका जो हार्ट होगा उसकी प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अच्छा, अब हम इसकी वजह पे जाते हैं। देखें, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये ना आपको पोस्ट रेडिएशन हो सकती है, आफ्टर रेडिएशन आपको ये क्या हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। उसके अलावा आपने याद रखना है इसकी दूसरी वजह क्या है, दैट इज कॉल्ड लोफ्लर, इसको हम क्या कहते हैं, लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस इसकी हो सकती है वजह। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है इसमें क्या हो सकता है, एंडोकार्डियल फिब्रोइलास्टोसिस। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि इसमें और क्या हो सकता है, अब नॉर्मल आपकी प्रोटीन डिपॉजिट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं अमाइलोडोसिस, दैट इज कॉल्ड अमाइलोडोसिस। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इसमें और क्या हो सकता है, इसमें सार्कोडोसिस की वजह से आपको हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने इसके अंदर देखनी है। अच्छा, अब जो आपका रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है ना, इसमें एक एमसीक्यूज ये आता है कि इसके अंदर आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा या डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, देयर इज डायास्टोलिक डिस्फंक्शन, क्योंकि हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो डायास्टोलिक डिसफंक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो वी विल सी डायस्टोलिक डिसफंक्शन। उसके अलावा आपने इसके अंदर याद रखना है हमें क्या मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर मिलेगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपने कहना है कि जब हम इसकी ईसीजी करेंगे, तो ईसीजी पे हमें क्या मिलेगा, तो ईसीजी पे हमें लो वोल्टेज, ठीक है, क्या मिलेगा, लो लो वोल्टेज ईसीजी मिलेगी। ठीक है, और जिसके अंदर जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो आपको डिमिनिश्ड भी मिल सकता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज ईसीजी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जो आपका मायोकार्डियम है वो इतना ज्यादा थिक हो चुका है कि उस ईसीजी के ऊपर आपको लो वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा आपकी जो बुक है ना, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, जो आपका लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस है ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस है इसमें उसने लिखा हुआ है कि इट इज एसोसिएटेड विद हाइपर ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके जो ईओसिनोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं और आपके हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इट इज कॉल्ड हाइपर ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा जो मायोकार्डियम होगा ना, उसके अंदर ईओसिनोफिल्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और वो ईओसिनोफिल्स क्या करेंगे, दे विल कॉज यू लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस। वो क्या करेंगे, वो आपके अंदर लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज होती है। देखें, हमारा जो हार्ट है ना, अगर उसकी किसी भी वजह से फिब्रोसिस होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसकी एक तो वजह लोफ्लर एंडोकार्डाइटिस है जो अभी हमने पढ़ा है, कि उसके अंदर ईओसिनोफिल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो हमारे हार्ट के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, हमारे हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे और हमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करेंगे। बट एक और कंडीशन है जो आपकी बुक ने नहीं लिखी, लेकिन आपने इसको लिखना है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनॉइड हार्ट। देखिए, जो कार्सिनॉइड हार्ट होता है ना, जो कार्सिनॉइड हार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपका जो राइट साइडेड एंडोकार्डियल है ना, राइट साइड का जो एंडोकार्डियम है उसकी फिब्रोसिस हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, देयर इज राइट साइडेड, मतलब ये आपको कार्सिनॉइड सिंड्रोम या कार्सिनॉइड ट्यूमर की वजह से होता है। इसको हम एंडोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे भी कि कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या होता है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्या होता है। लेकिन फिलहाल इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो राइट साइडेड हार्ट है, राइट साइडेड एंडोकार्डियल, ठीक है, इसमें क्या होता है, राइट साइडेड एंडोकार्डियल फिब्रोसिस होती है। मतलब कि आपके राइट साइडेड एंडोकार्डियल फिब्रोसिस होगी, जिससे आपके अंदर रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके डायग्नोज की, तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, दैट इज योर सीरोटोनिन। सबसे पहले हम सीरोटोनिन चेक करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, 5HT। ठीक है, तो 5HT हम इसके अंदर चेक करेंगे, सीरोटोनिन चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्सिनोइड सिंड्रोम है या कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है, इसके अंदर हमारा सीरोटोनिन ज्यादा होता है। और ये जो सीरोटोनिन है ये हमारे राइट साइड की क्या कराता है, फिब्रोसिस करवाता है और हमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कराता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। इस क्लास से जो अगली क्लास है उसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, वो क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर क्या होता है और शॉक क्या होता है। ठीक है, तो ये इससे अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के